अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं जेके पीएसआई की कट ऑफ। बहुत सारी कॉल्स टेक्स्ट आ रही है कि रिगार्डिंग कट ऑफ। तो मैंने कहा था उनको, कुछ को मैंने ऑन स्पॉट भी कहा था कितना कट ऑफ रह सकता है। तो कुछ को मैंने कहा था कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि मैंने हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन का कट ऑफ निकाला था और वो एग्जैक्टली वही था। फाइनेंस अकाउंट एग्जैक्टली सेम था। जेके पीएसआई उसमें थोड़ी सी डिविएशन थी। हाँ, उसमें एक फैक्टर था स्कैम का बड़ा, मैंने उसको मद्देनजर नहीं रखा था। तो बट उसकी वजह से लिटिल बिट डिविएशन थी। तो लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादा डिविएशन नहीं थी। 3 या 4 मार्क्स की डिविएशन थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज कट ऑफ एनालिसिस की। ठीक है, ये एक केस स्टडी है, आपको पता ही है कि मैं केस स्टडी प्रेजेंट करता हूं और बच्चों को कंफ्यूजन है और चनाचे मसला जो है वो है जुडिशरी में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके सामने कुछ विचार रखूंगा कि अभी ये मसला जुडिशरी में है तो ज्यादा कमेंट नहीं करते इसके ऊपर। लेकिन मैं खुद भी श्योर नहीं हूं कि जो हमने एग्जाम दिया था क्या वो मॉक टेस्ट था या जेके पीएसआई पेपर सेकंड था। सो मैं खुद भी इस पे श्योर नहीं हूँ क्या था। अगर आप ये मैं आप ही पे छोड़ देता हूँ कि अगर आप इसको इस वीडियो को देखोगे कि एज अ मॉक टेस्ट एनालिसिस तो आप वो भी समझ सकते हो। अगर इस वीडियो को आप जेके पीएसआई पेपर सेकंड देख सकते हो तो वो भी आप समझते हो। ठीक है, बट मैं अभी इसको पेपर टू ही समझता हूँ जेके पीएसआई का। ठीक है, उसी हिसाब से मैं एनालिसिस ड्रॉ करूंगा और आप देख लेना कि आप उस इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इट विल इफेक्ट बैडली। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना कि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है एक इंडिविजुअल के स्कोर में। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनसीसी सर्टिफिकेट, चाहे ए बी सी जिस भी लेवल की सर्टिफिकेट आपके पास है। तो जितनी आपकी, अगर आपके पास सी लेवल की सर्टिफिकेट है तो आपके बल्ले बल्ले। ठीक है, तो ये दो मिक्स में अगर किसी को आएंगे तो उसका ज्यादा एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, वैसे तो एनसीसी पॉजिटिव ही है और नॉर्मलाइजेशन भी अगर उस बच्चे का पॉजिटिव हो रहा है तो फिर तो उसके चार चांद लग गए। ठीक है, रॉ स्कोर एनालिसिस की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी जो स्कोर है वो रॉ ही है। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि ओपन मेरिट की बात करते हैं, 600 पोस्ट है उसके पास। लेकिन मैं खुद मानता हूं उसमें 600 पोस्ट नहीं है, 500 पोस्ट है। क्यों? उसमें 36 पोस्ट यानी कि 6% जो हॉरिजॉन्टल कोटा जाता है वो जाता है ईएसएम वालों को यानी कि एक्स सर्विसमैन, और 60 वर्टिकल रिजर्वेशन वाले बच्चे लेंगे। क्यों लेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है एक चीज, जो ये वर्टिकल रिजर्वेशन है ना, ये जबरदस्त चीज है। आप इसको एक बार समझ लेना। चिनाची जो बच्चे ऑलरेडी टॉपर है अपनी कैटेगरी की, ठीक है, अगर उनका स्कोर ओपन में आ रहा है तो वो ओपन की सीट लेंगे और अपनी सीट वैकेट करेंगे। इसीलिए जो ओपन मेरिट की सीटें हैं वो 600 नहीं है, वो है 500 है। अब कट ऑफ क्या रहेगा ओपन मेरिट का या अनरिजर्व्ड कैटेगरी का? वो 97 से लेके 99 के आसपास रह सकता है। ठीक है, और आपको लगता होगा कि कट ऑफ हाई है। मैं दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूं कि यूजुअली लगता है, मुझे भी लगा कि जब मैंने एनालिसिस ड्रॉ की मैंने कहा यार ये भी थोड़ा हाई है कि शायद ये इरेशनल बात मैं कर रहा हूँ, इलॉजिकल बात कर रहा हूँ। इसके दो रीजंस हैं। एक, घर बैठे इंसान एफोर्ड कर सकता है क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेस भी कर सकता है। ठीक है, उसको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, उसको क्या करना है, नेट खोलना है, बस खत्म। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा जिसके 88 है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप पूछ रहे थे सर हमारा स्कोर इतना है तो क्या हम रेंज में आ रहे हैं? अगर आपके 88 भी है ना, चाहे 86 भी है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, स्पेशली बी और सी है आपके पास, और आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन से आपका एड ऑन हो जाएगा, फिर आप भी लिस्ट में हैं। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन का आप सिंपल फंडा ये समझो कि आपका एवरेज स्कोर, इंडिविजुअल नहीं, एवरेज स्कोर कितना है आपके शिफ्ट का। ठीक है, इसके अब मैं बताऊंगा कि कैलकुलेटर कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल नॉर्मलाइजेशन वर्क करती है, सिंपल किस पे, आपके एवरेज स्कोर में। अगर आपके शिफ्ट में एवरेज स्कोर आपके स्कोर से, अगर आपका स्कोर एवरेज स्कोर से इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है, तब आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। अगर आपका जो एवरेज स्कोर है शिफ्ट का और उससे आपके मार्क्स क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कम ही हो जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये एवरेज स्कोर से अब क्या है, ये एक पैरामीटर है जो डिटरमाइन करेगा वेदर द फॉलोइंग शिफ्ट इज टफ और इट वाज इजी। टफनेस देखिएगा ये शिफ्ट की। ठीक है, शिफ्ट कितना फ्लेक्सिबल था। ठीक है,
तो उनके भी चांसेस बनते हैं। अगर किसी के 86 है, 88 है, अगर हम एनसीसी और नॉर्मलाइजेशन को इन सिनर्जी देखेंगे तो उनके चांसेस बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। इफ यू टॉक अप अबाउट आरबीए, रिजर्व बैकवर्ड एरियाज की बात करते हैं, हमें पता है वर्टिकल रिजर्वेशन है इसमें। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब आरबीए की 120 सीटें हैं, तो वो 120 सीटें ही आरबीए वाला ही लेगा और कोई नहीं लेगा। ये ब्यूटी होती है किसकी, वर्टिकल रिजर्वेशन की। लेकिन हाँ, इसमें से भी कुछ टॉपर्स होंगे, वो सीटें वैकेट करेंगे अपनी और जाएंगे ओपन मेरिट में, वो तो ऑब्वियस फैक्टर है। तो आरबीए के लिए आपकी कम से कम रैंक होनी चाहिए 2300 से लेकर 3600। ये मैं लास्ट टाइम भी ये कहा था कि इस रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हो आरबीए में, तो आपकी सीट पक्की है। नहीं तो अगर ये सोच रहे हो कि हम बेस कट ऑफ में आ रहे हैं, बेस कट ऑफ आरबीआई का कितना होगा, 90 प्लस होगा। लेकिन अगर आप बेस कट ऑफ में इन हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि हमारी सीट बन सकती है, फिर मुझे लगता है शायद आप इल्यूजन में हो। ठीक है, क्योंकि आपको ओपन मेरिट में आना है, ओपन मेरिट में 1:6 रेशियो में, तब जाके आपकी आरबीआई सीट बन सकती है। ठीक है, और अगर आपको बेस कट ऑफ में भी आना है ना, तो आपको टॉप पे आना है। ठीक है, टॉप पे, यानी कि बेस कट ऑफ अगर 90 होगा तो कम से कम आपके 95 होने चाहिए। ठीक है, ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी बंदे के पास कैटेगरी नहीं है, तो वो अनरिजर्व्ड है। अगर उसके पास कोई कैटेगरी है, कम से कम वो उसके पास आरबीए होगी ज़रूर। इसलिए आरबीए हर किसी के पास होते हैं। यही इसीलिए कहते हैं कि अगर ओपन का कट ऑफ कम से कम 97 प्लस होगा, तो इसका भी 90 है। ठीक है? तो ये रेंज में ही आते हैं। अगर हम बात करते हैं एएलसी, आईबी की, ओएससी, ओबीसी की, ठीक है? जनरली इनका कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ से कम होगा। 10 से लेके 15 मार्क्स कम हो सकते हैं, ठीक है? अब इसमें मेन रीज़न वही है कि उसमें भी वर्टिकल रिजर्वेशन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन परसेंटेज, पॉपुलेशन की परसेंटेज वाइज़ अगर हम देखें, ये कम है, ठीक है? और 85 इनका सेफ स्कोर है। ये मैं सेफ स्कोर इनको मान रहा हूँ 85। अगर इस रेंज में आप इस कैटेगरी के बंदे हैं, तो वो डेफिनिटली इन है। अगर मुझे कोई बताएगा सर मेरे 74 है इन कैटेगरी में, एएलसी, आईबी, ओएससी, ओबीसी में, ठीक है? क्या मैं इन हूँ? हाँ, आप इन हो सकते हो अगर आपके पास एनसीसी लेवल की सर्टिफिकेट है, प्लस नॉर्मलाइजेशन से आपका बेनिफिट अगर हो जाएगा, प्लस ऐड ऑन हो जाएगा। अगर उन दोनों की कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो वो कंपाउंड करेगी आपको, ठीक है? उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग पीपल और एसटी की बात करते हैं, जनरली लो कट ऑफ रहता है, यहाँ भी लो लो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? 78 सेफ स्कोर है, उससे कम सिंपल वही सेम रेशियो, अगर उससे कम है आपके, लेकिन आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन से मेरा ऐड ऑन हो जाएगा और आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपके भी बल्ले-बल्ले। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और एससी की बात करते हैं। अगेन कट ऑफ लो, ठीक है? मुझे पहले तो ईडब्ल्यूएस समझ नहीं आती है, ये किसको दी जाती है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिखा तो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है। इसको वो भी लेते हैं जिनको ये चाहिए भी नहीं, मतलब जो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशन, कहीं भी जाके उनको भी ये सर्टिफिकेट मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है? लेकिन जेन्युइन जिनको चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनको नहीं मिली है अभी तक भी। इसमें भी वही सिफ़ारिशात-वफ़ारिशात चलती है यहाँ पे। तो जनरली मैं कह रहा हूँ 81 टचिंग है, 81 टचिंग अगर आपको है इन 2 कैटेगरी में, तो आपके चांसेस है। सेम रूल यहाँ भी फॉलो होता है, अगर आपके कम है इससे, लेकिन आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन से आपका ऐड ऑन हो जाएगा और आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो आपका भला है इसमें। देखिए दोस्तों, ये मैंने कहा था रिगार्डिंग कट ऑफ, ठीक है? जो लोग इस रेंज में फॉल कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा आप प्रिपेयर करो, ठीक है? जो नहीं फॉल कर रहे हैं, ठीक है? जिनको लग रहा है सर ये हाई कट ऑफ है, नहीं फिर भी हम प्रिपेयर करेंगे, मोस्ट वेलकम। मैं यहाँ पे अपनी एनालिसिस ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। चुनाचे मेरा खुद का स्कोर जो है, वो जो मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन थी, उससे बहुत कम है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अब मैं अपने स्कोर के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताऊँ, नहीं। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। हाँ, लोग होते हैं वो कहते हैं 80 भी जाएगा, 82 भी जाएगा, 70 भी जाएगा, उनकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे नहीं समझ आता है वो किस फैक्टर को ऐड ऑन रखते हैं, ठीक है? लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्वालिटी एजुकेशन आई है घर पर घर और अफ़ोर्ड कर सकता है बच्चा। हाँ, स्कैम की बात नहीं है, स्कैम तब भी होते थे, आज भी होते हैं। स्कैम कोई नई बात नहीं है। जेएनयू में स्कैम कोई ब नई बात नहीं है, ये तब भी होते थे, आज भी होती है। हाँ, एक चीज़ जो ऐड ऑन हुआ है, आज घर बैठे एक बंदा एक्सेस कर सकता है डिफरेंट कंटेंट को, तो वो एक ऐड ऑन फैक्टर है, जिसकी वजह से उमूमन कट ऑफ हाई जा रहा है आजकल। और चुनांचे जेके एसएसबी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और ऐसा पूछते हैं जेके एसएसबी जो कोई स्टैंडर्ड लेवल का पेपर ही नहीं होता है, ठीक है? उसकी वजह से भी कट ऑफ ऊपर जा रहा है, ठीक है?
अब अगर हम बात करते हैं कोर्ट केस की, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊँगा कि पेंडिंग मैटर है अभी हाई कोर्ट में, लिटिगेशन है इस पे, ठीक है? और आपको पता है कि एलपीए-वेलपीए जो हुआ था, क्यूवेट-विवेट, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, लेकिन वो अब एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 2 फरवरी को 2 फ़ेब को ये हो सकता है कि कोर्ट इसको अनाउंस करेगी, वेदर ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी या क्वॉश करेगी। मैं आपको ये बताऊँ, कोर्ट 2 फरवरी को कुछ नहीं कर सकती है, कोर्ट 2 फरवरी को सुनेगी बस। किन-किन का सुनेगी? एक तो रेस्पोंडेंट्स के जो एडवोकेट होंगे और जो पेटिशनर्स के एडवोकेट होंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? क्योंकि कोर्ट का आपको पता ही है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ये डिले हो जाएगा, डिले हो गया, डिले हो जाएगा और कम से कम इसको 6 महीने तो लगेंगे, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, मैं कहूँगा 6 महीने लगेंगे, ठीक है? और इस पे अभी स्टे भी है, ठीक है? देखते हैं वो कब वैकेट से ये, और मैं ये आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 फरवरी से आपका केस स्टार्ट होगा, आपका केस खत्म नहीं होगा, आपका केस स्टार्ट होगा। फिर ये देखना है कि वो कितना कंटिन्यू चल सकता है, ठीक है? कुछ दोस्त मुझसे डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग कुछ ऑर्गनाइज़ेशन बच्चे बना रहे हैं, ठीक है? देखिए, आपका फंडामेंटल राइट है, अंडर आर्टिकल 90 आपका फंडामेंटल राइट है, आप बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है लड़कों के लिए भी, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं स्टेटस को। जब भी आप स्टेटस को चैलेंज करते हो, इसका मतलब आप में दम है, ठीक है? और गवर्नमेंट को चैलेंज करना ईज़ी बात नहीं होती है, ठीक है? उन बच्चों को सैल्यूट भी है, ठीक है? और जो बच्चे उनका साथ देते हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि हमेशा जहाँ पे भी आपको लगता है कि बच्चों के साथ ज़ुल्म हो रहा है, आपको वॉइस रेज़ करनी है, ठीक है? बाकी देखते हैं क्या होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोर्ट केस के रिगार्डिंग आपको अवेयर करूँगा अब क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है? वहाँ भी डिले हो सकता है, ठीक है? तो इन जनरल इसमें डिले ही हो जाएगा, ठीक है? और ये हमने देखा है हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में 2 साल से वो बच्चे कोर्ट केस के पीछे लगे हुए हैं और रिज़ल्ट कुछ नहीं आता है, ठीक है? अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।